उसको 22 से 17 पे आने का काम किया गया। ये आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का उनको फीडबैक है। जो 2 सीट वाले हैं उनको 17 सीट दिया जा रहा है, तो आप समझ जाइए कि वहाँ क्या स्थिति बनी हुई है। देश की जो सरकार है अब उसकी भी विदाई निश्चित है और बिहार की सरकार तो चुनाव हुआ तो इसकी विदाई को निश्चित है। और एक बड़ा आंदोलन हम लोग करने जा रहे हैं फरवरी में, और वहां से केंद्र सरकार जो भाजपा पार्टी है उसके पतन का वो कारण होगा। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस चुनावी पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। इस बार के लोकसभा चुनाव में स्वर्ण मतदाता किसके साथ रहेंगे? सभी की नजर स्वर्ण मतदाताओं पर टिकी हुई है। हमेशा बीजेपी का साथ देने वाला स्वर्ण वोटर इस बार शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक्ट में संशोधन की मांग को लेकर बीजेपी से बेहद नाराज है। अब तो कई स्वर्ण गैर राजनीतिक संगठन बिहार में सक्रिय हैं जो स्वर्ण समाज के लिए आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में संशोधन की मांग को लेकर एनडीए के खिलाफ हवा बनाने में जुटे हुए हैं। भारत बंद से लेकर बिहार बंद का आयोजन कर चुके हैं। उनका कहना है कि स्वर्ण विरोधी निर्णय लेने वाली एनडीए सरकार को इस बार स्वर्ण समाज सबक सिखा देगा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में खासतौर पर मध्य प्रदेश में बीजेपी की हार को स्वर्ण वोटर की नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा है। जहां तक बिहार का सवाल है, यहां स्वर्ण में ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और कायस्थ समाज के लोग आते हैं, जिनकी कुल संख्या 12 से 14% के आसपास है। अगर इसमें वैश्य समाज को जोड़ दिया जाए तो यह संख्या 25% तक पहुंच जाती है। तो यह बहुत बड़ा तबका हो जाता है और इसको नजरअंदाज करना आसान काम नहीं होगा। चुनावी नतीजों के आंकड़ों के अनुसार अगला वर्ग के विधायकों, सांसदों की राजनीतिक ताकत पिछले 2 दशकों में काफी घटी है। 1990 में स्वर्ण विधायकों की संख्या 105 थी, लेकिन उसी साल लालू यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद से संख्या में कमी आनी शुरू हो गई और 1995 में सिर्फ 56 स्वर्ण जाति के विधायक जीत सके। 2000 में भी यही आंकड़ा रहा। 2005 में लालू राज के खात्मे के साथ ही स्वर्ण जाति के विधायकों की संख्या में बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू हुआ। तब 59 और 2010 में स्वर्ण जाति के 79 विधायक विधानसभा पहुंचे थे। वैसे स्वर्ण जाति बीजेपी का साथ शुरू से देती रही है। 2000 में बीजेपी को 31%, 2005 में 32%, 2010 में 27% ने बीजेपी का साथ दिया था। पिछले लोकसभा चुनाव में तो 63% स्वर्ण जाति बीजेपी के साथ खड़ी थी। इसी दौरान कांग्रेस को इस जाति का समर्थन 2000 में 22% से घटकर 2014 में सिर्फ 10% तक सिमट गया। पिछले लोकसभा चुनाव में 69% भूमिहार, 60% ब्राह्मण और 63% राजपूतों ने बीजेपी का साथ दिया था। इसी तरह दिलचस्प है कि 2005 में जेडीयू ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा तो उसे 33% अगड़ों ने वोट दिया। 2010 में भी दोनों साथ थे और 27% वोट नीतीश कुमार को स्वर्ण समाज का मिला। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव से पहले दोनों अलग हुए तो स्वर्ण जातियों के वोटरों का खामियाजा नीतीश कुमार को उठाना पड़ा। तब उन्हें सिर्फ 8% ही स्वर्ण मतदाताओं का समर्थन मिला। इस बार आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक्ट को लेकर स्वर्ण बीजेपी से नाराज दिख रहे हैं। पिछले चुनाव की तरह अगड़ी जातियां पूरी तरह से बीजेपी के साथ गोलबंद दिखाई नहीं दे रही है। कुछ लोगों का कहना है कि एक मौका बीजेपी को मिलना चाहिए, तो कुछ स्वर्ण समाज का कहना है कि बीजेपी को स्वर्ण विरोधी चरित्र उजागर हो गया है, यानी बीजेपी स्वर्ण विरोधी है। लोगों का मानना है कि नीतीश कुमार ने विकास कार्य किया है, कानून व्यवस्था को दुरुस्त भी किया है, लेकिन पिछले 2 साल से जब से उन्होंने जीतन राम मांझी को सत्ता सौंपी है और फिर लालू यादव के साथ गए हैं, तब से कानून व्यवस्था की हालत पहले जैसा हो गई है। पहले की तरह विकास कार्य नहीं हो रहा है और अपराधियों का खौफ पहले से भी ज्यादा कायम हो गया है। लेकिन उन्हें तेजस्वी यादव से बहुत ज्यादा बेहतर की उम्मीद नहीं है। जाहिर है कि अभी भी स्वर्ण समाज पुरानी बातों को लेकर लालू यादव से परहेज कर रहा है। उन्हें डर है कि आरजेडी का शासन आया तो हालात और भी खराब हो सकते हैं। जाहिर है स्वर्ण बीजेपी और नीतीश कुमार से नाराज हैं, लेकिन बेहतर करने की थोड़ी बहुत उम्मीद भी उन्हें बीजेपी से ही है और नीतीश कुमार से ही है। जाहिर है इस बार पहले जैसी गोलबंदी स्वर्णों की नहीं है, यानी पहले जैसे गोलबंद स्वर्ण समाज एनडीए के पक्ष में नहीं है। इसका खमियाजा एनडीए को भुगतना पड़ सकता है, महागठबंधन को इसका लाभ मिल सकता है। बिहार के लोगों को बेहतर कानून व्यवस्था और विकास की लत तो पड़ी है। अगर कानून व्यवस्था को चुनाव से पहले बिहार सरकार दुरुस्त कर लेती है तो स्थिति
एनडीए के अनुकूल कुछ हो सकती है, लेकिन अगड़ी जातियां वोट के बदले विकास के साथ साथ अपना मुख्यमंत्री भी मांगने लगी हैं। कुछ को लगता है कि अब समय आ गया है, मुख्यमंत्री भी स्वर्ण में बनना चाहिए, लेकिन ये बीजेपी के लिए मानना आसान काम नहीं है। बीजेपी को सच्चाई पता है कि 14% स्वर्ण जातियों के वोट से चुनाव नहीं जीता जा सकता है। उसे केंद्र और राज्य में सरकार बनाने के लिए दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों और महादलितों का वोट बैंक भी चाहिए। अति पिछड़ा, जिसकी आबादी सबसे ज्यादा 26 से 28% है, उसके समर्थन के बिना सत्ता पर काबिज होना संभव नहीं है। वैसे अति पिछड़ा अभी तक सत्ता के शीर्ष तक नहीं पहुंच पाया है। अभी पिछड़ों का राज चल रहा है पिछले 20 साल से बिहार में, 25 साल से। तो अति पिछड़ों की मांग भी बढ़ गई है। एनडीए में नीतीश कुमार फिर से आ गए तो उससे उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी जैसे नेता अलग भी हो चुके हैं। इस बार सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी भी एक बड़ा फैक्टर बन चुके हैं। पिछले 2 साल से मलाह समाज को गोलबंद करने में जुटे मुकेश सहनी अब महागठबंधन के साथ आ चुके हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा सन ऑफ मलाह के महागठबंधन में आने से तो समीकरण बदला है, क्योंकि दोनों ही नेता अपने जाति के बड़े नेता हैं और दोनों में ही अपने जाति के वोटर का वोट ट्रांसफर कराने की क्षमता है। कितनी है ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। महागठबंधन में शामिल दलों के जातीय समर्थन के दावों को अगर सच मान लिया जाए तो आज की तारीख में महागठबंधन एनडीए के ऊपर भारी दिख रहा है। लेकिन महागठबंधन की सफलता इस बात पर निर्भर करेगा कि कुशवाहा और मुकेश सहनी किस हद तक अपने समाज का वोट महागठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में ट्रांसफर करवा पाते हैं। दरअसल जिस कुशवाहा वोट बैंक पर उपेंद्र कुशवाहा दावा कर रहे हैं, उसका नेतृत्व कल तक नीतीश कुमार करते थे। बीच में उपेंद्र कुशवाहा उस वोट बैंक के सबसे बड़े दावेदार बन गए और जिस मलाह जाति का नेतृत्व का दावा मुकेश सहनी कर रहे हैं, वह आज तक एनडीए का साथ देता रहा है। अगर उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी अपने समाज का वोट ट्रांसफर करा पाने में सफल रहते हैं महागठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में, तो एनडीए का बैंड बच जाएगा। लेकिन ये आसान काम नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। सबसे खास बात, इस बार यादव समाज भावनात्मक रूप से लालू यादव के साथ खड़ा है। अल्पसंख्यक बीजेपी को हराने के लिए महागठबंधन के साथ खड़े हैं। दोनों मिलकर 28 से 30% हो जाते हैं। कांग्रेस भी कुछ हद तक स्वर्ण वोट बैंक में सेंधमारी जरूर करेगी, क्योंकि स्वर्ण एनडीए से नाराज हैं। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी को अगर अपने समाज के एनडीए से जोड़ने में थोड़ी भी सफलता मिल गई तो बहुत बड़ी कामयाबी मिल सकती है। तो आप पिछले विधानसभा चुनाव में भी महागठबंधन के साथ केवल नीतीश कुमार के आ जाने से नतीजा बदल गया था। अब देखना यह है कि उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी तीनों अपनी अपनी जातियों के बड़े नेता हैं। ये मिलकर क्या नीतीश कुमार का विकल्प बन पाते हैं? अगर बन गए तो नतीजा आज ही बताया जा सकता है, लेकिन विकल्प बन पाएंगे या नहीं ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा और तब भी आप नतीजे पर पहुंच पाएंगे। लेकिन आज की तारीख में इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं कि एनडीए पर महागठबंधन भारी पड़ता दिख रहा है जातीय समीकरण के हिसाब से। अगर वाकई मुकेश सहनी यानी सन ऑफ मलाह, उपेंद्र कुशवाहा के बड़े नेता अपने बिरादरी के, अपने समाज के वोट को एनडीए से अलग करके महागठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में ट्रांसफर कराने में सफल रहते हैं, तो महागठबंधन को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि लगातार हम चुनावी विश्लेषण लेकर आपके लिए आते रहेंगे।